RPSC स्कूल लेक्चरर के इम्तिहान में पूछे गए उर्दू के अहम सवालात को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सवालात उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे UPTGT, BPSC, TRE4 वगैरह के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम होंगे। चलिए आज का हमारा पहला सवाल और इस क्वेश्चन पेपर का सवाल नंबर 21 है। इसमें पूछा जा रहा है कि सुरेंद्र प्रकाश को किस अफसानवी मजमुआ पर साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। सुरेंद्र प्रकाश, इनका असली नाम सुरेंद्र कुमार ओबराय था। फैज़ाबाद में 1930 में पैदा हुए और इनका इंतकाल 9 नवंबर सन 2002 ईस्वी को मुंबई में हुआ। इनको इनके अफसानवी मजमुआ बाज़-गोई पर साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1989 में। ठीक है, तो बाज़-गोई के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। अब मैं सुरेंद्र प्रकाश की जो दीगर तसानीफ हैं उनके बारे में बता देता हूँ। सुरेंद्र प्रकाश का जो पहला मतबूआ अफसाना है वो देवता है, जो हफ्त रोज़ा पारस लाहौर में 1944 में शाये हुआ था। इनके अफसानवी मजमुओं की बात करें तो इनके 4 अफसानवी मजमुए हैं। पहला जो है दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम, ये इनका पहला अफसानवी मजमुआ है। बर्फ पर मुकालमा, ये इनका दूसरा अफसानवी मजमुआ है। और हाजिर हाल और जारी, ये इनका चौथा है। ठीक है, और बाज़-गोई जो था ये इनका तीसरा अफसानवी मजमुआ है और बाज़-गोई पर इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। आगे बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद के नावल गौदान के मरकज़ी किरदार होरी को सुरेंद्र प्रकाश ने अपने किस अफसाने में जिंदा दिखाया। तो वैसे तो आप गौदान पढ़ेंगे तो उसमें होरी मर गया था आखिर में, लेकिन सुरेंद्र प्रकाश ने अफसाना लिखा था बजूका में इन्होंने जिंदा दिखाया है होरी को। ठीक है, चलिए इकबाल मजीद की जाए पैदाइश पूछ रहा है। तो इकबाल मजीद ये सीतापुर में पैदा हुए। इकबाल मजीद कहाँ पैदा हुए? सीतापुर में 1934 ईस्वी में, और इनका इंतकाल भोपाल में हुआ सन 2019 ईस्वी में। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी के ये सेक्रेटरी थे। शिखर सम्मान और बहादुर शाह जफर अवार्ड इनको मिल चुका है। इनका पहला जो अफसाना है वो अद्दू चाचा है, 1956 में शाये हुआ था। शहर बदनसीब इकबाल मजीद का अलामती अफसाना है जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। इकबाल मजीद के अफसानवी मजमुओं की बात करें तो 2 भीगे लोग इनका पहला अफसानवी मजमुआ है। तमाशा घर इनका सबसे ज़्यादा मकबूल अफसानवी मजमुआ है। इसके अलावा एक हल्फिया बयान, शहर बदनसीब, आग के पास बैठी औरत और किस्से रंग शिकस्ता, ये सब इकबाल मजीद के अफसानवी मजमुए हैं जिनकी जाए पैदाइश सीतापुर है। इकबाल मजीद का एक अफसाना है सुकून की नींद, जो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब वहीं से ये सवाल पूछा है कि फसल उगाना तौहीन आमेज काम समझने लगे। अफसाना सुकून की नींद के इस जुमले में तौहीन आमेज से क्या मुराद है? यानी जिल्लत से भरा हुआ काम। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। ख्वाजा हसन निज़ामी का इंतकाल कब हुआ? इनको मुसव्विर फितरत कहते हैं। सन 1955 ईस्वी में। कब? 1955 में इनका इंतकाल हुआ था दिल्ली में। इनकी जो पहली किताब है वो मुफलिसी का मुजर्रब इलाज है, सन 1900 ईस्वी में शाये हुई थी। इन्होंने रिसाला निज़ामुल मशाइख जारी किया था। ख्वाजा हसन निज़ामी ने हिंदू तीर्थ स्थानों का सफ़र 1905 में किया था
اور تیرتھ یاترا کے نام سے ایک رسالہ بھی نکالا تھا۔ خواجہ حسن نظامی نے پورے ہندوستان کا سفر 1907 میں کیا اور سفر نامہ ہندوستان لکھا۔ خواجہ حسن نظامی کی انشائیوں کا جو مجموعہ ہے وہ سی پارۂ دل ہے، جو کہ کافی زیادہ اہم ہے۔ ان کی جو دیگر انشائیے ہیں جو کہ آپ لوگوں سے اکثر پوچھے جاتے ہیں، ان میں بیگمات کے آنسو، جھنگر کا جنازہ، آنسو کی سرگزشت، مٹی کا تیل، ٹھنڈا سانس، کھجوروں کی ٹہنی کے نیچے، مصری عورتوں کے متعلق، لیمپ، مکھی، پیاری ڈکا، روئی، پسینہ اور فٹ بال، ماڈرن معشوق، دل ہاؤس، الف خالی، سوئی کی لن ترانی اور چاٹ کی کھاٹ، آگوش، مچھر، یہ سب ان کے کیا ہیں؟ انشائیے ہیں۔ چلو ان کا ایک انشائیہ یہاں پہ آپ سے پوچھ لیا ہے، مچھر، اس کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو مچھر یہ انشائیہ ہے، تیسرا والا آپشن درست ہو گیا۔ سید احتشام حسین نے مندرجہ ذیل میں سے کون سی کتاب لکھی؟ تو اردو کی کہانی، یہ سید احتشام حسین کی تصنیف ہے۔ سید احتشام حسین یہ ماحول میں پیدا ہوئے تھے، اردو کے ایک اہم اور بہت ہی جلیل القدر نقاد ہیں۔ ان کی تصانیف کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ تصنیفی جائزے، تنقید اور عملی تنقید، ادب، ذوق ادب اور شعور، ادب اور سماج، روایت اور بغاوت، افکار و مسائل، اعتبار نظر، عکس اور آئینے، اردو ساہتیہ کا اتہاس، اردو ادب کی تاریخ، یہ سب ان کی تصانیف ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اردو ادب کی تنقیدی تاریخ، اردو ادب کی تاریخ نہیں، اردو ادب کی تنقیدی تاریخ ہے، اور اردو کی کہانی ان کی تصنیف ہے، تو دوسرا والا آپشن کریکٹ ہوگا۔ کھوجی کہاں اپنے دفن ہونے کی وصیت کرتا ہے؟ تو اپنے والد کے پہلو میں، پہلا والا آپشن کریکٹ ہوگا۔ کھوجی جو کردار ہے کس ناول کا ہے؟ آپ لوگوں کو کمنٹ میں بتانا ہے۔ ترقی پسند ادیبوں کی پہلی کانفرنس کب اور کہاں ہوئی تھی؟ تو ترقی پسند ادیبوں کی جو پہلی کلہین کانفرنس ہوئی تھی وہ اپریل 1936 میں لکھنؤ میں ہوئی تھی، جس کی صدارت منشی پریم چند نے کی تھی، اور منشی پریم چند نے یہ کہا تھا کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 30، جدیدیت کو عام کرنے میں کس رسالے نے بنیادی کردار نبھایا؟ تو جدیدیت کو عام کرنے میں جو بنیادی کردار نبھایا تھا وہ رسالہ شب خون ہے۔ یہ کس نے نکالا تھا؟ شمس الرحمن فاروقی نے نکالا تھا۔ شمس الرحمن فاروقی کو جدیدیت کا سب سے بڑا حامی اور جدیدیت کا علم بردار کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شب خون کا کردار اہم ہے جدیدیت کو عام کرنے میں۔ اب یہاں سے آپ کو 20 سوالات دیکھنے کو ملیں گے پیڈاگوجی کے۔ تعلیمی نفسیات تدریسی ماحول میں کس کے برتاؤ سے متعلق ہے؟ یعنی کہ ایجوکیشن سسٹم میں کس کو فوکس کیا جاتا ہے، کس پہ فوکس کیا جاتا ہے، کس کے برتاؤ کے مطابق ایجوکیشن سسٹم چلتا ہے؟ متعلم یعنی لرنر کے، مریض کے، ورکر کے، یا پھر والدین کے؟ تو جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اکارڈنگ ٹو دی اسٹوڈنٹس یا لرنر چلتا ہے۔ چائلڈ سینٹرڈ ایجوکیشن سسٹم بھارت کا مانا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 32، درج ذیل میں سے کون سا قول تعلیمی نفسیات کے سیاق میں درست نہیں ہے؟ تو یہ ایک معیاری سائنس ہے، یہ بات یہ جو بات ہے تعلیمی نفسیات کے سیاق میں درست نہیں ہے۔ تو آفیشیل آنسر کی کے مطابق تیسرا والا آپشن درست ہے۔ کولبرگ کے مطابق درج ذیل میں سے کون سا اخلاقی نشو و نما کا ایک مرحلہ ہے؟ مورل ڈیولپمنٹ تھیوری دی تھی کولبرگ نے، اور اس میں انہوں نے 3 لیول اور ہر ایک لیول کے 2 اسٹیج، یعنی کہ 3 لیول اور 6 اسٹیج بتائے تھے۔
और उसमें एक जो लेवल है वो है प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसको हम कहते हैं माक़ब्ल रिवायती मरहला। ठीक है, तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ये अखलाकी नशोनुमा का एक मरहला है कोहलबर्ग के मुताबिक। नोबलमेंट के दौर में सलूक करने का कौन सा तरीका दुरुस्त नहीं है? देखिए, हमें स्टूडेंट्स को मुनासिब रहनुमाई फराहम करना चाहिए, अखलाकी तालीम और मुनासिब जिनसी तालीम फराहम करना चाहिए, लेकिन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेना चाहिए, सख्त तादीबी तफ़ाउल ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, और हमसे निगेटिव पूछ रहा है तो हमारा जवाब तीसरा वाला ऑप्शन होगा। रस्मी तफ़ाउली मरहले को इस तरह बयान किया जा सकता है। देखिए, बात हो रही है यहाँ पे पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की। उसने 4 स्टेजेस बताए। सेंसरी मोटर पहला स्टेज, दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ये जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है इसमें बच्चा क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है। उसका जो थिंकिंग है वो ब्रॉड हो जाता है, यानी तजरीदी इस्तिदलाली फिक्र आ जाती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन दुरुस्त है। आगे कहा जा रहा है कि नौबालिगों यानी एडोलसेंस में ख़ानदानी टकराव की आम वजह क्या है? देखिए, यहाँ पे 3 वजहें दी गई हैं और फिर यहाँ पे ऑप्शन बनाया गया है। तो एडोलसेंस जो टीनेजर्स होते हैं, जो नौबालिग होते हैं, उनमें नज़्म ज़ब्त का तरीका, भाई बहनों के साथ ताल्लुक़ और नापुख्ता बर्ताव, ये तीनों वजूहात बनती हैं टकराव की, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन अलिफ बे और जीम दुरुस्त होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37, थॉर्नडाइक के ज़रिए पेश किए गए ख्यालात व निज़ाम को जाना चाहता है। थॉर्नडाइक ने SR थ्योरी दी थी। SR थ्योरी बोले तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है, इसको हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं और ये बेस्ड होती है इर्तिबादियत पे, यानी कि कनेक्शनिज्म पे ये बेस्ड हुआ है थॉर्नडाइक की थ्योरी। दर्ज झेल में से कौन सी हालत तामीरियत पसंदी यानी कंस्ट्रक्टिविज्म को बढ़ावा नहीं देती? देखिए, जो आपका आर्टिफिशियल यानी कि सिमुलेशन प्रोग्राम होते हैं, जो मसनूई प्रोग्राम होते हैं, इससे आपका कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं बढ़ता। क़याम पज़ीर आमोदिश से बढ़ता है, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप से बढ़ता है, यानी कि वकूफ़ी अप्रेंटिसशिप से, और कसीर तनाजुर से। ठीक है, इन तीनों से तो बढ़ता है, लेकिन तामीर पसंदी आपकी मसनूई प्रोग्राम से नहीं बढ़ती है। तदरीस का वकूफ़ी नुक्ता नज़र यानी कि कॉग्निटिव अप्रोच किस पे तवज्जो मरकूज़ करता है? तो ये जो वकूफ़ी या फिर जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव, तो ये मुनज़्ज़म और बामानी सबक की पेशकश करने पे, यानी जो आप सबक कर रहे हैं उसको सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट करें और मीनिंगफुल हो। ठीक है, तो इस पे वो तवज्जो मरकूज़ करता है। पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि सीखने का बर्ताव उसूल यानी बिहेवियरिस्ट थ्योरी के मुताबिक तालिब इल्म का किरदार क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट प्रिंसिपल, जो स्टूडेंट होता है वो सुनने वाला और हिदायत को मानने वाला होता है। अगर ये कंस्ट्रक्टिविज्म के मुताबिक पूछ देता तब कंस्ट्रक्टिविज्म में फ़आल होता है, हम तामीरियत और समाजी हिस्सेदार वाला होता है, लेकिन ये बिहेवियरिस्ट की बात हो रही है। ठीक है, व्यवहारवादियों की बात हो रही है, तो व्यवहारवादियों के मुताबिक जो लर्नर होता है वो सुनने वाला होता है और हिदायत को मानने वाला होता है। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आ रही है बात समझ में? चलो, दर्ज झेल में से कौन सा मुताबिकत के हुसूल के रास्त तरीके यानी डायरेक्ट मेथड है? तो जारहाना बर्ताव कबूल करना, ये डायरेक्ट मेथड है।
जज्बाती ज़हानत यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस की कौन सी डायमेंशन जहत हिंदुस्तानी तनाज़ुर में नहीं है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इमोशनल इम्बैलेंस यानी जज्बाती अदम ताउन ये हिंदुस्तानी तनाज़ुर में नहीं है। क्लासरूम में इबलागो तरसील की सही तरतीब, कम्युनिकेशन की जो सही तरतीब है वो उस्ताद मवाद है, मवासलाती चैनल है और फिर तलबा है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। औसाफ और औसाफ के इकदार किस मॉडल के नहव से मुताल्लिक हैं? तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन तसव्वुरात के माहौल का मॉडल ही हमारा दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल है कि पेशगी मुंतज़म मॉडल यानी एडवांस ऑर्गेनेटर मॉडल में उस्ताद का जो किरदार होता है वो क्या होता है? बामानी तरतीब के साथ मवाद को मुहैया करना। तीसरा वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 46, ऑडियो विजुअल इमदादी अशिया की ज़रूरत का इंतखाब होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? सीखने और जांचने के तरीके में, सीखने की साख्त और सीखने के मकसद के लिए। जी हाँ, लर्निंग स्ट्रक्चर और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में यानी सीखने की साख्त और सीखने के मकसद में हमें ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 है कि दर्ज झेल में से कंप्यूटर को कौन सा प्रोग्राम हिदायत देने में ताउन करता है? तो ये तलबा को तदरीसी इक्तसाबी अमल में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मुतहर्रिक तौर पर मशगूल रखता है। कंप्यूटर से हम क्या होते हैं? एक्टिव रहते हैं। सही बात है। ये तलबा को सीखने के तरीके जिम्मेदार बनाता है, ये बात भी पॉजिटिव है। ये कायदाना महारत यानी लीडरशिप स्किल को कम करता है, ये बात गलत हो गई। ये कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाता है, ये बात भी दुरुस्त है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दुरुस्त हैं। हालांकि यहाँ पे उसको क्वेश्चन इस तरह से करना चाहिए था कि कंप्यूटर को दर्ज झेल में से कंप्यूटर को कौन सा प्रोग्राम हिदायत देने में ताउन नहीं करता है। अगर यहाँ पे नहीं लगा देता तो हमारा जवाब यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए 3 ऑप्शन यहाँ पे दुरुस्त हैं। इसका नंबर मेरे ख्याल से सबको मिला रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा काम सर्च इंजन का नहीं है? सर्च इंजन का क्या काम नहीं है? वो कैंपस के अंदर मुहैया वसाइल तक रसाई कराता है। कैंपस में नहीं हम सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो होगा चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। निज़ाम तर्ज रसाई यानी सिस्टम अप्रोच में माहसल से मुराद क्या है? तो मुतालिम में मुतवक्का बर्तावी तब्दीलियाँ, जो एक्सपेक्टेड लर्निंग चेंजेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? निज़ाम तर्ज रसाई में माहसल कहते हैं। सिस्टम अप्रोच में हम उसे लर्निंग आउटकम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर को कौन सा प्रोग्राम हिदायत देने में मदद करता है? ड्रिल एंड मश्क, ट्यूटोरियल, मसनूई और खेल के मैदान की जांच परख। तो यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की में चेक करेंगे तो स्टार बना दिया गया है, यानी कि सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ कब हुआ? अब बात अफसाने की हो रही है, तो उर्दू का जो पहला अफसाना है वह दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। ये 1907 ईस्वी में ये शाये हुआ था। तो इस तरह से हम कहेंगे कि उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ 20वीं सदी में हुआ था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 51, किसी शख्स की मुनफरिद और नुमाया खसूसियात की मुकम्मल तस्वीर कशी किस सिन्फ में की जाती है? खाके में की जाती है। डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी ज़बानें उर्दू का पहला खाका है जिसको फरहतुल्लाह बेग ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 53, सनम तेरे नैन की आरज़ू में कभी सालिम कभी बीमार हैं हम। तो ये जो शेर है किसका है? तो उर्दू शायरी के बाबा आदम कहे जाने वाले और उर्दू के चौसर कहे जाने वाले शैतान से भी ज़्यादा मशहूर हैं बकौल मीर तके मीर वली दकनी का ये शेर है।
कौन सा शायर अपनी तसव्वुफाना शायरी में मशहूर हुआ? तो ख्वाजा मीर दर्द ये सूफी शायर थे, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। मीर के सौतेले मामू जो कि उनके उस्ताद थे वो खान आरजू थे, ठीक है, खान आरजू। अगला सवाल कि मुईन अहसन जज़्बी का इब्तिदाई तखल्लुस क्या था? इनका इब्तिदाई तखल्लुस पहले मलाल था, ठीक है, मुईन अहसन जज़्बी मलाल इनका तखल्लुस था। मुबारकपुर ज़िला आज़मगढ़ में 1912 ईस्वी में पैदा हुए, बागी शायर की हैसियत से ये जाने जाते हैं। इनके शेरी मजमूओं की बात करें तो इनका पहला शेरी मजमूआ फ़िरोज़ा 1943 ईस्वी में, दूसरा सुख़न मुख्तसर और तीसरा गुदाज़ शब है, ठीक है। अब देखिए इनका इंतकाल कब हुआ था? सन 2005 ईस्वी में। कहाँ पे? अलीगढ़ में। इनका इब्तिदाई तखल्लुस मलाल था। नासिर काज़मी ये कहाँ पैदा हुए थे? नासिर काज़मी अम्बाला में पैदा हुए, पहला वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा। आदमी नामा किसकी नज़्म है? नज़ीर अकबर आबादी की है। कौमी शायर इनको कहा जाता है। होली, दिवाली, महादेव जी का ब्याह, दारुल मकाफात, ठीक है, बंजारा नामा वगैरह इनकी अहम नज़में हैं। इन पर हबीब तनवीर ने एक ड्रामा लिखा था जिसका नाम है आगरा बाज़ार। इस्माइल मेरठी की तारीख़ पैदाइश पूछा जा रहा है। देखिए इनको बच्चों का शायर कहा जाता है। इस्माइल मेरठी ने बच्चों की बहुत अच्छी अच्छी नज़में लिखी थीं जिनकी वजह से इनको बच्चों के शायर के तौर पर याद किया जाता है। इनकी जो एक अहम नज़्म है वो आसारुस सल्फ है, आप लोगों को याद रखना है। 1844 को ये मेरठ में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1917 को हुआ था, ठीक है। मेरठ में पैदा हुए और इनका इंतकाल कब हुआ? 1917 ईस्वी में। इनके शायरी के उस्ताद मिर्ज़ा गालिब थे। आसारुस सल्फ के अलावा खुदा की सनत इनकी एक अहम नज़्म है जो कि मसनवी की हैयत में है। अकबर ने शायरी की इब्तिदा में अपनी गज़लों पर किस शायर से इस्लाह ली? अकबर ने शायरी की इब्तिदा में अपनी गज़लों पर किस शायर से इस्लाह की? तो यहाँ पे हमारा गुलाम हुसैन वहीद यानी कि जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो दुरुस्त होगा, ठीक है ना। तो हमने 60 सवालों को पिछली क्लास में 20 सवाल हल किए थे, आज 40 सवाल हल किए। आज एक्सप्लेनेशन कम किया, सवालों को ज़्यादा कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। मज़ीद सवालात अगली क्लास में हल किए जाएंगे। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।